हेलो फ्रेंड्स। 1578 में एक बहुत ही बड़ी घटना घटी। हुआ क्या कि पोर्चुगीज़ का एक पानी का जहाज़ जो सामान से भरा हुआ था वो इंडिया से पोर्चुगल जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि ये जहाज़ पोर्चुगल पहुंचता, इसे रास्ते में ही एक इंग्लिश सी पायरेट यानी एक समुद्री लुटेरे ने लूट लिया। इस समुद्री लुटेरे का नाम था फ्रांसिस ड्रेक्स। तो फ्रांसिस ड्रेक्स को इस लूट में बहुत सारा सामान तो मिला ही, साथ ही मिला वो नक्शा जिसके अंदर वो सारी नेविगेशन डिटेल्स थी जिसके बेस पर यूरोप से केप ऑफ गुड होप को राउंड करके इंडिया जाया जा सकता था। इन नेविगेशन डिटेल्स के मिलने के बाद फ्रांसिस ड्रेक्स ने 1580 तक पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा दिया। तो ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट था 1580 का। इसके बाद एक और बड़ा इवेंट हुआ 1588 में। 1588 में इंग्लैंड ने स्पेनिश आर्माडा यानी स्पेनिश नेवल आर्मी को धूल चटा दी, यानी स्पेन की नेवल फ्लीट को डिस्ट्रॉय कर दिया। इंग्लैंड की इस विक्ट्री को एक हिस्टोरिक विक्ट्री के रूप में देखा जाता है और उस समय इंग्लैंड की क्वीन थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें इस पूरे इवेंट का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। एक्चुअली बात यह है कि लेट 16th सेंचुरी में यूरोप के काफ़ी सारे देशों के बीच में रिलीजियस टेंशन्स होनी शुरू हो गई थी। पूरा का पूरा यूरोप दो रिलीजियस सेक्ट्स में बट गया था। एक तरफ थे कैथोलिक्स और दूसरी तरफ थे प्रोटेस्टेंट्स। अब यहाँ पर ये जो दो देश हैं, स्पेन और इंग्लैंड, इन दोनों के ही रूलर्स कैथोलिक्स थे और ये एक मेजर कारण था जिसकी वजह से इंग्लैंड और स्पेन के बीच के संबंध काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। इनफैक्ट 1587 से पहले तक कई दशकों तक इंग्लैंड और स्पेन के संबंध काफ़ी मधुर रहे थे। बट 1587 में एक घटना घटी। हुआ क्या कि इंग्लैंड में वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था जिसमें मैरी फर्स्ट, जिन्हें लेजिटिमेट सक्सेसर माना जा रहा था, उनको एग्जीक्यूट करने के बाद 1588 में एलिजाबेथ फर्स्ट इंग्लैंड की नई क्वीन बनी। अब प्रॉब्लम ये थी कि एलिजाबेथ फर्स्ट एक प्रोटेस्टेंट थी। इसका मतलब ये कि इंग्लैंड और स्पेन अब आमने सामने आ गए थे। इसीलिए स्पेन के रूलर फिलिप सेकंड ने ये डिसाइड किया कि इंग्लैंड की राजनीति में ये जो उठापटक हो रही है उसमें उन्हें इंटरफेयर करना होगा। और इसी उठापटक को रोकने के लिए फिलिप सेकंड ने इंग्लैंड के खिलाफ एक नेवल मिशन भेजा। लेकिन क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की लीडरशिप में इंग्लैंड स्पेन के इस नेवल मिशन को ध्वस्त करने में कामयाब रहा। तो ये जो दो इवेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए, ये दोनों ही इंग्लैंड के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल थे। इन दोनों इवेंट्स ने इंग्लैंड की मैरीटाइम एंटरप्राइज को काफ़ी ज़्यादा स्टिमुलेट कर दिया। लोगों को अब ये विश्वास होने लगा था कि अगर हम स्पेन को हरा सकते हैं तो हम भी पोर्चुगीज़ की तरह ईस्ट में जाकर ट्रेड कर सकते हैं और बहुत पैसा कमा सकते हैं। और यही कारण बना कि अब बहुत सारे इंग्लिश ट्रेडर्स ईस्ट में व्यापार करने के लिए आने लगे थे। और फाइनली 1599 में एक ट्रेडिंग कंपनी बनती है जिसका नाम था गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज़। इसी कंपनी को हम लोग इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। और जिन इंग्लिश ट्रेडर्स ने इस कंपनी को बनाया था वो इंग्लिश ट्रेडर्स अपने आप को कहते थे मर्चेंट एडवेंचरर्स। और इन्हीं मर्चेंट एडवेंचरर्स ने 1599 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के पास एक पेटिशन भेजी और उनसे परमिशन मांगी कि आप हमें ईस्ट में ट्रेड करने की मोनोपोली दीजिए। और 31 दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने इस कंपनी को 15 साल के लिए ईस्ट में ट्रेड करने की मोनोपोली ग्रांट कर दी। तो इसका मतलब ये है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में आने ही वाली है। लेकिन इससे पहले कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आए, आपको पता होना चाहिए कि इंग्लैंड की राजकुमारी एलिजाबेथ फर्स्ट ने 1558 से लेकर 1603 तक रूल किया था। और ये लगभग वही समय था जिस दौरान भारत में मुगल रूल हुआ करता था और यहाँ पर रूलर थे अकबर। अकबर ने 1556 से लेकर 1605 तक रूल किया था। यानी अकबर और एलिजाबेथ फर्स्ट कंटेम्प्रेरी रूलर्स थे। तो जैसा कि हम लोगों ने कहा कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब ईस्ट में ट्रेड करने के लिए आने वाली है। लेकिन हम जानते हैं कि स्पाइस आइलैंड्स में डच ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से बैठी हुई थी और इंडिया में पोर्चुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी धाक पहले से बनाई हुई थी। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी शुरुआती 2 मिशंस इंडिया में नहीं बल्कि मलाया आर्किपेलेजियो यानी स्पाइस आइलैंड्स में भेजे थे। इसके बाद उनका जो तीसरा नेवल मिशन था वो पहुंचा इंडिया। ये नेवल मिशन 1607 में सूरत में लैंड किया और इस नेवल एक्सपीडिशन को लीड कर रहे थे कैप्टन हॉकिंस। और जिस पानी के जहाज़ से ये आए थे उस पानी के जहाज़ का नाम था हेक्टर। बट आप जानते हैं कि सूरत पहले से ही पोर्चुगीज़ का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना हुआ था और ऑब्वियस सी बात है कि पोर्चुगीज़ इनको यहाँ पर ट्रेड करने नहीं दे रहे थे। तो अगर इनको यहाँ पर किसी भी तरह का कोई ट्रेडिंग सेंटर या फिर कोई फैक्ट्री लगानी है तो ऑब्वियस सी बात है कि इनको बात करनी होगी मुगल एम्परर से।
और उस समय मुग़ल एम्परर थे जहांगीर, जिन्होंने 1605 से लेकर 1627 तक रूल किया। तो आप देख सकते हैं कि अब अकबर का रूल इंडिया में एंड हो चुका है और यहाँ पर रूल शुरू हो गया है जहांगीर का। और इसी तरह से इंग्लैंड में एलिजाबेथ फर्स्ट का रूल एंड हो चुका है और यहाँ पर रूल कर रहे हैं किंग जेम्स फर्स्ट, जिन्होंने 1603 से लेकर 1625 तक रूल किया। किंग जेम्स फर्स्ट कंपनी को सपोर्ट करना चाहते थे और उन्हें पता था कि उनका 15 इयर्स का जो चार्टर है वो ख़त्म होने वाला है। तो 1609 में इन्होंने सबसे पहली चीज़ ये की कि इन्होंने एक चार्टर पास करके कंपनी की जो ईस्ट में ट्रेड मोनोपोली थी उसको इंडेफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दिया। और साथ ही साथ कैप्टन हॉकिंस को कुछ लेटर्स लिए और बोला कि ये लेटर्स जाकर जहांगीर को दो। कैप्टन हॉकिंस ये लेटर्स लेकर जहांगीर के दरबार में पहुंचा और 1609 से लेकर 1611 तक के पीरियड में कैप्टन हॉकिंस मुग़ल दरबार में ही रहकर ये कोशिश कर रहा था कि वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सूरत में फैक्ट्री बनाने की परमिशन ले ले। बट प्रॉब्लम ये थी कि जहांगीर के दरबार में पहले से ही कुछ पोर्चुगीज़ मौजूद थे जिनका वहाँ पर इन्फ्लुएंस था और वो कोशिश कर रहे थे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी भी इंसान को जहांगीर से मिलने तक भी न दिया जाए। हालांकि वो अपनी इस कोशिश में नाकामयाब रहे। एक्चुअली बात यह है कि कैप्टन हॉकिंस के फेवर में एक चीज़ बहुत अच्छे से काम कर रही थी और वो ये कि कैप्टन हॉकिंस तुर्की लैंग्वेज को जानते थे, यानी वो पर्शियन लैंग्वेज को जानते थे जो कि मुग़ल दरबार की कोर्ट लैंग्वेज थी। तो वो जहांगीर से पर्शियन लैंग्वेज में बात करके अपनी बात जहांगीर तक आसानी से पहुंचा पाए। जहांगीर भी कैप्टन हॉकिंस से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए। इनफैक्ट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब ऑफ़र किया और सैलरी ऑफ़र की 30,000 की। अब ये सैलरी ये मनसब कैप्टन हॉकिंस को मिला या नहीं, इसके कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि 1609 से लेकर 1611 तक कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में रहे थे और यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहे थे कि वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत में फैक्ट्री बनाने की परमिशन जहांगीर से ले लें। हालांकि वो इस परमिशन को लेने में नाकामयाब रहे। तो जब सूरत में फैक्ट्री बनाने की परमिशन उन्हें नहीं मिली तो वो भारत के दूसरे एरियाज़ को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए, खासकर साउथ में जहाँ पर अभी मुग़ल रूल एस्टेब्लिश नहीं हुआ था। और इसी के चलते वो पहुँचे मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और इस तरह 1611 से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम से भी अपनी ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। बट उधर सूरत में सिचुएशन लगातार ख़राब होती जा रही थी, क्योंकि पोर्चुगीज़ को अब ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि मुग़ल दरबार में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी गई है। तो अब तो उन्होंने हद कर दी। उन्होंने सूरत के पोर्ट में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शिप्स को आने से भी स्टॉप कर दिया। और इसी के चलते सूरत के पास एक जगह है स्वाली, यहाँ पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पोर्चुगीज़ की नेवी के बीच में एक लड़ाई हुई। इस बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ स्वाली। और इस बैटल में इंग्लिश शिप ड्रैगन और ऑसिएंडर को लीड करते हुए कैप्टन थॉमस बेस्ट ने पोर्चुगीज़ नेवी की धज्जियां उड़ा दी। ये बैटल ऑफ स्वाली हुआ था 1612 में। और जब इस बैटल की न्यूज़ जहांगीर तक पहुंची तो जहांगीर भी हैरान रह गया, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नेवी भी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है। अब उसे ये बात समझ में आई कि शायद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पोर्चुगीज़ से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। और इस चीज़ से इम्प्रेस होकर उसने 1613 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री लगाने की परमिशन दे दी। और इसी के साथ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री गुजरात के सूरत में खोली। ये फैक्ट्री उन्होंने इस्टेब्लिश की थी 1613 में। और इसके 2 ही सालों के बाद 1615 में किंग्स जेम्स फर्स्ट ने अपने एक एम्बेसडर सर थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा। किंग जेम्स फर्स्ट चाहते थे कि सर थॉमस रो जहांगीर को कन्विंस करें, जिसके बेस पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में ट्रेड करने के लिए कुछ कंसेशंस मिल जाएं। एक बार फिर जहांगीर सर थॉमस रो के हाईली सिविलाइज्ड कंडक्ट और डिप्लोमेटिक स्किल्स से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। और इसी का परिणाम था कि जहांगीर के दरबार में मौजूद पोर्चुगीज़ के इन्फ्लुएंस को कम करने में सर थॉमस रो काफ़ी हद तक कामयाब रहे थे। ये जहांगीर के दरबार में लगभग 3.5 साल रहे, सितंबर 1615 से लेकर फरवरी 1619 तक। और जहांगीर ने खुश होकर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिट किया कि वो मुग़ल डोमिनियन में कहीं पर भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी को परेशान किए हुए। बट ये बात उन्होंने सिर्फ अपनी ज़बान से बोली थी, उन्होंने इसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया था। इसका मतलब इन दोनों के बीच में किसी भी तरह की कोई कमर्शियल ट्रीटी साइन नहीं हुई थी। उन्होंने सिर्फ ये बात अपने मुंह से कही थी। तो अल्टीमेटली फरवरी 1619 तक कंपनी के पास अब ये परमिशन थी कि वो मुग़ल डोमिनियन के अंदर आगरा, अहमदाबाद और भरूच में अपनी फैक्ट्रीज़ लगा सकते हैं।
तो चलिए टाइमलाइन की फॉर्म में एक बार देख लेते हैं कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। देखिए, हम लोगों ने देखा कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में 15 साल के लिए चार्टर मिला था ईस्ट में ट्रेड करने की मोनोपोली का। हालांकि ये भारत में 1607 में पहुंचे थे और जिस जगह ये पहुंचे थे उस जगह का नाम था सूरत। और इसके 2 ही सालों के बाद 1609 में जेम्स फर्स्ट ने इनकी मोनोपोली को इनफाइनाइट पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दिया था। लेकिन फिर भी ये जो पीरियड है 1607 से लेकर 1613 का, ये इंडिया में इनका एक बहुत ही टफेस्ट पीरियड था, क्योंकि इन्हें पोर्चुगीज़ से एक बहुत ही टफ कंपटीशन फेस करने को मिल रहा था। और हमने देखा कि इतने टफ कंपटीशन के बावजूद 1613 में ये अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाने में कामयाब हो गए थे। और ये हो पाया था क्योंकि 1612 में इन्होंने बैटल ऑफ स्वाली में पोर्चुगीज़ नेवी को हरा दिया था। और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि 1615 में जेम्स फर्स्ट ने अपने एम्बेसडर थॉमस रो को मुग़ल दरबार में भेजा। और इसी का परिणाम था कि 1615 से लेकर 1633 का जो पीरियड है, इस दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ लगाने में कामयाब रहे। इन्होंने अहमदाबाद, भरूच, आगरा, मसूलीपट्टनम और बाद में बालासोर में भी अपनी फैक्ट्री लगाई। तो ये थी डिटेल्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी मद्रास प्रेसिडेंसी किस तरह से इस्टेब्लिश की थी। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।